बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बोर्ड पेपर हल करने के हवाले से चंद ऐसे अहम पॉइंट्स देखेंगे कि जिनको आप मद्देनज़र रखें तो आप बहुत तेज़ी के साथ पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, बहुत कम वक्त में ज़्यादा सवालात अटैम्प्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका पेपर टाइम ख़त्म होने से 10-15 मिनट पहले कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको रिव्यू कर पाएंगे। हमारे सामने क्लास 11 फ़िज़िक्स का मॉडल पेपर मौजूद है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले हमने एमसीक्यू हल करने होते हैं। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि पहले वो सारे एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा रीड करते हैं, रीड करने के बाद दूसरी दफ़ा में वो इनको अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो पहली दफ़ा आपने जो रीडिंग किया ये आपकी सारी की सारी वेस्ट हो जाती है, इससे आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है और अक्सर आप टाइम के अंदर एमसीक्यूज़ पूरे नहीं कर पाते। तो आपने इस प्रैक्टिस से अवॉइड करना है। एमसीक्यूज़ को पहले अलहदा एक दफ़ा रीड नहीं करना। जैसे जैसे आप एमसीक्यूज़ को रीड करते जाएंगे, जो एमसीक्यूज़ आपको उसमें पहली दफ़ा में क्लियर हैं, आप उनके करेक्ट आंसर को टिक करते जाएं या वो जो ओएमआर कंप्यूटर शीट होती है उसके अंदर निशान लगाते जाएं। जो आपका एमसीक्यू क्लियर है उसको आपने दोबारा रीड नहीं करना। मसलन हमारे पास ये 3 एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो हमने इनको पढ़ना है और साथ ही जो हमें क्लियर होगा उसको हमने टिक लगा देना है। मसलन हम पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। द रेशो ऑफ डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज टी पावर -1 एल पावर -1। तो अब हमें इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लिहाजा इसको हम स्किप कर देते हैं। द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका हमें क्लियर है कि ये 45 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है, तो इसको हम जो है ना पहले ही निशान लगा देंगे। इसको अब हमने दोबारा रीड नहीं करना। थर्ड एमसीक्यू हम रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 revolutions in 2 seconds. Which of the following statement is true? Its period is 2 seconds. Its period is 20 seconds. तो इसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लिहाजा हमें इस पर फिलहाल सर खपाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू पर चले जाएंगे। तो इस तरह जो एमसीक्यू हमें पहली अटैम्प्ट में क्लियर होगा उसको हमने दोबारा रीड नहीं करना, उसके ऑप्शन को हमने साथ ही टिक लगा देना है। ठीक हो गया। दूसरी अटैम्प्ट में हम वो एमसीक्यू करेंगे जिन पर ज़्यादा टाइम सर्फ ना हो, मतलब हमें क्लियर हो कि ये हमें अच्छे से आता है। मसलन एमसीक्यू नंबर 1 की बात कर लें कि फ़र्ज़ करें मुझे डायमेंशन निकालने आते हैं, मुझे ये क्लियर है कि मैं डायमेंशन निकालूंगा, और इधर जो हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप पड़ा है तो इसमें फ़र्ज़ करें फार्मूला मुझे नहीं आता, तो मैं इस पर सर खपाई नहीं करूँगा। दूसरी अटैम्प्ट में मैंने उसको सॉल्व करना है जिसका मुझे यकीन है कि इसको मैं कर लूँगा। ठीक हो गया। जब ऐसे सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे जिनके बारे में आपको श्योरिटी के है कि आप इनको कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप लास्ट पे उन पर कंसंट्रेट करेंगे जो आपको अच्छे से नहीं आते या बिल्कुल नहीं आते। तो उधर आपने या तो तुक्का लगा देना है या फिर अंदाजे से जो आंसर होगा वो आपने राइट करना है। तो अगर आप ये तरीका अडॉप्ट करें तो आप एमसीक्यूज़ पूरे टाइम के अंदर आराम से कर सकते हैं। अगर आप जो है पूरे एमसीक्यूज़ पहले पढ़ते हैं और फिर दूसरी रीडिंग के दौरान उनको अटैम्प्ट करते हैं तो इस तरह फिर आप कभी भी पूरे एमसीक्यूज़ हल नहीं कर पाएंगे। जी, एमसीक्यूज़ हल करने के बाद दूसरी जो बहुत बड़ी गलती सब्जेक्टिव के अंदर स्टूडेंट्स करते हैं, वो कई स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन उन्हें अच्छे से आता है, तो अगर इसको अभी अटैम्प्ट ना किया तो बाद में भूल जाएगा। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। लंबे सवाल बिल्कुल आखिर पर करने हैं। तो दूसरे नंबर पर हमेशा आपने शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं। इसमें फिर यही रूल होगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जो आपको आता है बस आप उसको हल करते जाएं। मसलन ये पहला जो सेक्शन है इसमें हमने जो है ना 8 शॉर्ट करने हैं, तो ये भी ना करें कि पहले आप पूरे के पूरे 8 शॉर्ट इसमें से रीड करें फिर आप इसमें से सिलेक्ट करें। नहीं, आप ये ना करें। शॉर्ट के क्योंकि आंसर जो है ना तकरीबन सबके ही बराबर होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता। ये नहीं होगा कि एक का आंसर बहुत छोटा हो और दूसरे का आंसर बहुत बड़ा हो। तो इस वजह से जो है ना ये सारे शॉर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने 8 करने हैं तो आप रीड करते जाएं, जिसका आंसर आपको अच्छे से आता है उसका आप नंबर देते जाएं और उसका आंसर लिखते जाएं।
पहली अटैम्प्ट में ही, बार बार रीड करने से अवॉइड करने। ठीक हो गया। हाँ, अगर जो है ना इसमें से पूरे नहीं हो रहे तो फिर जो बाकी बच गए हैं आप उन सब को रीड कर लें, उनमें से जो बेस्ट आपको आता है आप उसको सॉल्व करें। शॉर्ट क्वेश्चन करते हुए आपने इनकी नंबरिंग का ख़ास ख्याल करना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबरिंग का ख्याल नहीं करते, नंबरिंग गलत कर देते हैं। जी, जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं आपने उसी का नंबर देना है, और बेहतर तरीका ये है कि आप क्वेश्चन का नंबर लिखें हर दफ़ा और साथ में उसका पार्ट नंबर भी लिखें। मसलन अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 6 है वो करना चाह रहे हैं, तो इधर बेहतर है कि आप पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 लिखें। ऐसे क्वेश्चन 2 पार्ट 6। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर राइट करने के बजाय पूरा क्वेश्चन ही राइट कर देते हैं, तो उसमें फालतू टाइम वेस्ट होता है, ना उसके कोई नंबर होते हैं ना कोई और फ़ायदा है। तो आपने पूरा क्वेश्चन राइट नहीं करना, जस्ट क्वेश्चन का नंबर लिख के आंसर राइट करना शुरू कर लें। और ट्राई करें कि शार्ट में अगर हेडिंग बनती है तो आप हेडिंग भी लाजमी बनाएं। जैसे हमारे इस शार्ट की जो है हेडिंग बनाई जा सकती है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, तो आप इसकी हेडिंग लाजमी बनाएं। फिर आगे आप इसको हल करें, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है तो आप जस्ट उसका पार्ट नंबर ना राइट करें, आप उसका क्वेश्चन नंबर दोबारा यही वाला क्वेश्चन नंबर राइट करें और पार्ट नंबर राइट करें, जस्ट पार्ट नंबर आगे राइट ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर एग्ज़ामिनर को वो क्वेश्चन पेपर से देखना पड़ता है तो फिर उसे आपके सारे किए हुए शार्ट जो है ना उनको लेके वापस चलना पड़ेगा, और जहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आएगा फिर उसे पता चलेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप मार्किंग करने वाले के लिए आसानियाँ पैदा करें। मसलन आप जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट इधर आप पार्ट 2 ना लिखें कि आप क्वेश्चन नंबर 2 पर लिख चुके हैं, नहीं, आप दोबारा ना क्वेश्चन 2 और पार्ट 2 इस तरह लिख दें। तो अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन देखना होगा तो उसे बड़ी सहूलत हो जाएगी। जब आप उसको सहूलत देंगे तो वो भी आपको सहूलत देगा, आपको बेहतर मार्क देगा। तो इधर मसलन जो है ना डायमेंशंस का क्वेश्चन उसने पूछा है, तो आप इसकी हेडिंग बनाएंगे डायमेंशंस। तो आपने ट्राई करनी है कि शार्ट का जो नंबर है, क्वेश्चन का नंबर है, वो पूरा देना है, यानी कि उसमें क्वेश्चन नंबर भी शामिल हो, शार्ट का नंबर भी शामिल हो, और ट्राई करें कि अगर उसकी हेडिंग बन सकती है तो हेडिंग लाजमी बनाएं। शार्ट अटैम्प्ट करने के हवाले से अगला अहम नुक्ता ये है कि शार्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो आपका आंसर इस तरह का होना चाहिए कि उसमें 2 पॉइंट्स बने। जैसे यहाँ पर तो उसने वैसे खुद ही 2 ही पॉइंट्स पूछ लिए हैं कि डायमेंशंस की तारीफ़ करें और एग्जांपल्स दें, तो जब आप डायमेंशन की तारीफ़ सही से लिख देंगे तो मार्किंग करने वाला मजबूर होगा कि उसने इसका 1 नंबर आपको लाजमी देना है, और इसी तरह आप एग्जांपल्स लिख देते हैं तो भी इसका भी 1 पॉइंट बन जाएगा, इसका भी वो आपको 1 नंबर देने पर मजबूर होगा। ऐसे ही अगर वो आपसे किसी चीज़ की डेफिनेशन करने का, मसलन वो कहता है कि डिफाइन कूलम लॉ, तो इसमें भी आप ट्राई करें कि किसी तरह 2 पॉइंट्स जनरेट करें, लेकिन वो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाना। तो आप इसमें कैसे 2 पॉइंट जनरेट करेंगे, आप कूलम लॉ की तारीफ़ लिख दें और साथ ना उसका फार्मूला लिख दें, फार्मूला नहीं है तो कोई एग्जाम्पल लिख दें। तो मतलब आप ट्राई करें कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आपने 2 नंबर लेने हैं, तो आंसर के अंदर 2 पॉइंट्स नज़र आने चाहिए, ताकि मार्किंग करने वाला 2 नंबर देने पर फोर्स हो, मजबूर हो। शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद यकीनन आप लॉन्ग पर आएंगे, तो लॉन्ग में बेशक आप सारे लॉन्ग लीड कर लें, और उसमें आपने सबसे पहले वो लॉन्ग चुनना है जिसका जवाब मुख्तसर तरीन हो, जो आपको आता हो और उसका जवाब मुख्तसर हो। तो पहले आपने छोटे जवाब वाले जो लॉन्ग है उनको अटैम्प्ट करना है। मसलन फ़िज़िक्स में अक्सर न्यूमेरिकल होते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं, छोटे होते हैं लॉन्ग के मुकाबले में, तो बेहतर है कि आप पहले जो है ना ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो उसको सॉल्व कर लें, लेकिन शर्त यह है कि वो आपको अच्छे से आता हो और उसका जवाब ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद आप जो है ना वो लॉन्ग अटैम्प्ट करें जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो, और सबसे लंबा लॉन्ग आपने बिल्कुल आखिर पर अटैम्प्ट करना है। और अभी आपने कोई भी एडिशनल क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, ना शार्ट में और ना लॉन्ग में, जब तक आप ज़रूरी नंबर ऑफ़ शार्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हैं, ज़रूरी नंबर ऑफ़ लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर लेते, तब तक आपने कोई भी एडिशनल क्वेश्चन नहीं करना, ना तो कोई शार्ट और ना ही कोई लॉन्ग। जब आपके शार्ट और लॉन्ग जो ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं, वो पूरे हो जाएं,
तो फिर उसके बाद जो है ना आप एडिशनल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। और बेहतर यह है कि आप जो है ना आगे लिख दें एडिशनल क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ताकि मार्किंग करने वालों को आइडिया हो जाए कि इजाफी सवालात आ गए हैं। अगर तो आपके सवालात कंपलसरी में से ही सारे ठीक हैं तो उसे मज़ीद कोई वो जो है ना मार्क करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अगर पहले वालों में से कोई गलत हो गए हैं तो फिर लाजमी तौर पर उसे एडिशनल क्वेश्चन में से मार्क करना होगा। तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप एडिशनल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने जो है ना एक सेक्शन में से 8 शार्ट करने थे तो आपने 8 तो कंपलसरी कर दिए, फिर बाद में आपने फ़र्ज़ करें 2 शार्ट इजाफी कर लिए हैं। तो अब खुदा न खास्ता आपके पहले वाले 8 में से 2 शार्ट हो गए हैं गलत, तो अब वो आपके ये एडिशनल वाले शार्ट मार्क करेगा और इनके नंबर आपको देगा। इसी तरह यूं कह लें कि आपने जो पहले 8 शार्ट किए थे उनमें से बाकी 7 शार्ट के नंबर तो पूरे हैं, लेकिन एक शार्ट का एक नंबर कम है। और एडिशनल में फ़र्ज़ कर लें कि एक शार्ट आपने ऐसा किया है जिसके पूरे 2 नंबर हैं, तो उसने आपको इसी एडिशनल वाले के 2 नंबर देने हैं। यानी कि ये नहीं होगा कि वो आपको पीछे जो आपने कर रखे हैं उनमें से जिसका एक नंबर आया उसका एक नंबर देते, नहीं, वो उसको फिर एडिशनल के तौर पर शुमार करेगा जिसमें नंबर कम है, और जिसमें आपके नंबर पूरे हैं वो उसको कंपलसरी के अंदर ले आएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको फिगर्स बनानी होती हैं, तो फिगर्स में आपने कोशिश करनी है कि फ़िगर जो है ना सेंटर ऑफ द पेज में बनाएं, मतलब दाएं बाएं साइड से देख के ना पेज के सेंटर में बनाएं। फ़र्ज़ करें आपने सर्कल बनाना है तो ये आप इस तरह जो है ना मिड ऑफ द पेज के अंदर सर्कल बनाएं, दाईं तरफ से और बाएं तरफ से देखते हुए। अच्छा, इसमें फिर जो है ना लेबलिंग शेबलिंग जो आपने करनी है, मतलब आपने लिखना है कि भाई ये जो है ना दायरे का मरकज़ है तो वो आप लिख दें। ये आपने फ़र्ज़ करें लिखना है कि जी सरकमफेरेंस है तो वो आप लिख दें। इधर कोई और चीज़ इजाफी मत राइट करें। बहुत सारे बच्चे ने इसके दाएं बाएं जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं, या वो जो है ना उन्होंने दायरा बनाना है तो वो क्या करेंगे, ऐसे बिल्कुल ना छोटा सा बना देंगे, साइड पे बचत करेंगे। तो ये काम नहीं करना आपने। आपने प्रॉपर साइज़ की जो है ना वो डायग्राम बनानी है और पेज के सेंटर में बनानी है, उसको अच्छी तरह से लेबल करना है, और उसके अलावा उसके दाएं बाएं और फालतू चीज़ें नहीं लिखनी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है ना वो फिगर का नंबर जैसे बुक में लिखा होगा फिगर नंबर 2.7 तो वो लिख देंगे। नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। तो आपके सवाल के अंदर ये पहली फिगर है तो इसको आप फिगर नंबर 1 कह लें। अगर आपके सवाल के अंदर ये दूसरी फिगर है तो आप इसको फिगर नंबर 2 कह दें। तो जो फिगर के नंबर बुक में दिए होते हैं वो आपने राइट नहीं करने। तो बहुत सारे मेच्योर बच्चे, इवन के एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 के बच्चे भी ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। इसी तरह अक्सर बच्चे जो है ना इक्वेशन का नंबर है, फ़र्ज़ करें वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी, तो ये इक्वेशन का बुक में नंबर है जी 3.2, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो पेपर के अंदर यही वाला नंबर राइट कर रहे होते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना। क्वेश्चन के हवाले से जो इक्वेशन का नंबर बन रहा है, अगर इक्वेशन 1 बन रही है आपकी क्वेश्चन के हवाले से तो उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अगर ये इक्वेशन 5वीं बन रही है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। तो अपने सवाल के हिसाब से जो है ना इक्वेशंस की नंबरिंग करें। अच्छा, अगर आपसे कोई पेपर के अंदर मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उस मिस्टेक को ना हाईलाइट बिल्कुल ना करें। मसलन मैंने इधर कुछ और लिखना था, गलती से मैंने एग्जांपल लिख दिया, तो बस आपने एग्जांपल के ऊपर सिंपल एक लाइन खींच दे, बस इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यूँ यूँ मार्कर रगड़ने की और उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके ऊपर लाइन खींचें और आगे जो भी आपने राइट करना है वो राइट कर दें, या आगे जगह नहीं है तो बेशक आप इसके ऊपर जो है ना वो राइट कर दें। ठीक हो गया। तो अगर आपसे कोई पेपर के अंदर मिस्टेक होती है तो उसको आपने हाईलाइट नहीं करना और रिमूवर यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो अनअलाउड होता है। तो चलें, अगर एग्ज़ामिनर आपको नहीं भी पकड़ता, निगरान आपको नहीं भी पकड़ पाता, तो ऐन मुमकिन है कि मार्किंग के दौरान आपकी ये मिस्टेक हाईलाइट हो जाए। तो बेहतर है कि आप उससे अवॉइड करें। ना तो आप करेक्टर यूज़ करें, वाइटो यूज़ करें, ना ही आपने रिमूवर इस्तेमाल करना है। मिस्टेक हो जाती है तो सिंपल उसके ऊपर एक लाइन लगा दें, बस वो पता चल जाएगा कि ये वाला वर्ड जो है वो गलत हो गया है। तो इसको जो है ना काउंट नहीं करना, इसको नंबर्स के अंदर नहीं लेके आना, रीडिंग के अंदर नहीं लेके आना। अगर आप पेपर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास 15 से 20 मिनट लाजमी तौर पर बच जाएंगे। मुकम्मल पेपर अटैम्प्ट करने के बावजूद और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बावजूद तो आपने जो है ना पेपर अपना रिव्यू लाजमी करना है। कम अज़ कम इसके लिए ना आप 7-8 मिनट 10 मिनट लाजमी जो है ना रखें। आप पेपर को रीड करें तो आपको बहुत सारी गलतियाँ उसके अंदर नज़र आएंगी। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कहीं आपने अल्फाज गलत लिख दिए होंगे, कहीं पर इक्वेशन में गड़बड़ होगी, कहीं सिंबल आपने गलत लिख दिया होगा। तो ये सारी जो मिस्टेक्स होंगी आपने उनको लाजमी तौर पर
करेक्ट करना है। ठीक हो गया। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब फरमाए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।